आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। एलटी ग्रेड की थियरी की क्लास के अंतर्गत हम लोग की पहला पार्ट की क्लास जो है स्टार्ट हो गया था। जैसा कि आपको बताए थे, पूरी क्लास हमारी सिलेबस के अनुसार रहेगी, जो गवर्नमेंट द्वारा ये सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के अनुसार जो है इसमें 8 जो है पॉइंट है, 7 पॉइंट है इसमें। इसमें आप देख रहे होंगे, पहला पॉइंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये चैप्टर हम लोग का शुरू होने जा रहा है और तेजी से इसको पढ़ा के आपको समाप्त करना है। तो इसके अंतर्गत आप जान रहे होंगे कि ये जो पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं आपके परीक्षाओं में, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। जब प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो संपूर्ण कोर्स आगे की क्लास में सिलेबस अनुसार बता दिया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास महत्वपूर्ण कोर्स आगे की क्लास में सिलेबस अनुसार बता दिया जाएगा। याद रखिएगा, वर्षों से पढ़ाने का, दशकों से पढ़ाने का अनुभव है। बिल्कुल जो एग्जाम में आता है सटीक पॉइंट ही आपको बताया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी क्लास में आपको याद हो जाएगा। हर थियरी क्लास का जो है आपको जो है एमसीक्यू जो है 30 क्वेश्चन जो है ऐप के अंदर टेस्ट के रूप में मिल जाया करेगा समय से, ठीक है। सारे पीडीएफ जो है ऐप के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, मुख्य व्यक्तित्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी का आंदोलन पढ़ेंगे, नरम गरम दल की गतिविधियां, कृषि आंदोलन, मुख्य कथन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां जो है पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये और ये क्लास लेंगे। तो आइए, आज जो है ये पार्ट 2 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, ये आपको बताए थे, पूरा आप ये रट जाइएगा। पहले क्लास में जो है हम लोग को यहाँ तक पढ़ लिए थे डलहौजी के विषय में, कैनिंग के विषय में आज की क्लास हम लोग को पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, पार्ट 2 है। ये क्लास ठीक से आपको समझ में आएगा। इसके पहले की क्लास पार्ट 1 आप देख लेंगे तो और तरीके से समझ में आ जाएगा। आई बटन में उसको हमने सेट कर दिया है, या इसे जो है लास्ट में भी आप देख सकते हैं इसके पहले वाले भाग को, ठीक है। कैनिंग के विषय में पढ़ा जाए। देखिए, एग्जाम में अक्सर क्या आता है, एग्जाम में आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ। ये थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है। देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी जो विधवाएं होती थी उनका भी अब विवाह होगा। ये डलहौजी ने इसकी फाइल को तैयार किया था और सिग्नेचर करने ही वाला था, मतलब अधिनियम को पास ही करने वाला था। तब तक उसका जो है ट्रांसफर हो गया, वो चला गया और आगे कैनिन जब आ गए। जब कैनिन आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस अधिनियम को पास करते हैं। कोई कानून जब, याद रखिएगा, कोई कानून जब राष्ट्रपति के पास जाती है वो विधेयक कहलाती है। जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देता है तो अधिनियम कहलाती है। आजादी से पहले राष्ट्रपति यही गवर्नर जनरल लोग को कहा जाता था, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया है, आप जानते होंगे कि लोकसभा राज्यसभा के लोग सिग्नेचर करते हैं, फाइल पे तब जाती है। या प्रदेश में जो है आप जानते होंगे विधानसभा और जो है विधान परिषद के लोग उसको फाइल बना के तब उसको राज्यपाल के पास भेजते हैं। वो बात की प्रक्रिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं विधवा पुनर्अधिनियम जो है 1856 में लागू हुआ। किसके समय? कैनिंग के समय। याद रखिएगा, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कैनिंग के समय हुआ था। इसको थोड़ा समझिएगा। धीरे धीरे अंग्रेज जो है भारतीय शासकों को हड़प रहे थे और लोगों को गुलाम बना रहे थे। आपको बताए थे अंग्रेज जब सबसे पहले आए तो कलकत्ता पे कब्जा किए, तो बंगाल के गवर्नर कहलाए। उसके बाद जो है उड़ीसा बिहार क्षेत्रों को कब्जा किए तो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। फिर जो है पूरे मैक्सिमम भारत को सब कवर कर लिए तो जो है भारत के गवर्नर जनरल कहने लगे। तब भारतीयों को आगे चल के जब लगने लगा कि कोई बाहरी शक्ति हम लोग को गुलाम बना रही है, हम लोग को जो है कंट्रोल करना चाहती है, तो सबसे पहले 1857 में सभी भारतीयों ने मिलकर, कुछ लोगों ने नहीं भी साथ दिया था इसमें, उनका डिटेल क्लास लेंगे, इसका बताएंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है किसके समय? कैनिंग के समय। अब ध्यान सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो कैनी भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन जब लगता है ब्रिटेन वासियों को भारत हाथ से निकल जाएगा तो तुरंत ब्रिटेन से महारानी विक्टोरिया आती हैं और कैनिन से कहती हैं, इनके काम से असंतुष्ट होती हैं, इनको हटा के इनको कहती हैं आपका पद आज से वायसराय रहेगा और भारत की रानी मैं रहूंगी। तो प्रश्न क्या बनता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यदि माउंटबेटन का नाम न हो तो कैनिन का नाम देंगे, या भारत के प्रथम वायसराय पूछे तो कैनिन का नाम देंगे। किसके समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ? तो कैनिन के समय हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके विषय में भी डिटेल एक क्लास है, मैं आगे चल के लूंगा। 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, याद रखिएगा, जिनका क्रम बंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय कैनिन के समय ही खोले गए। भारत का प्रथम वायसराय भी आपको हमने समझाया और अंतिम गवर्नर जनरल जो है कैनिन को कहा जाता है। वैसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, या भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी या माउंटबेटन का नाम न हो
और जो है कैनिन का नाम हो तो कैनिन आप लगा दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है ऑप्शन देख के अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कैनिन के समय जो है आईपीसी भारतीय दंड संहिता के धारा जो है आया, जो धारा होता है इन्हीं के समय आया। भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में उच्च न्यायालय खोले गए 1862 में खोले गए, याद रखिएगा, ठीक है। 1866 में तो उत्तर प्रदेश में खुला, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जो है प्रयागराज में 1866 में खोला गया। लेकिन 1861 अधिनियम के तहत 1812 में, 1862 में कलकत्ता, बंबई जो हाईकोर्ट की स्थापना हुआ। जैसे कि कल की क्लास में बताए थे, वारेन हेस्टिंग के समय जो है रिलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया, जिसके प्रथम जज एलिजा इम्पे थे, याद रखिएगा। तो जब अधिनियम आता है तो अगले साल उसको पास होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारतीय असंतोष के परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत का रानी या सामग्री घोषित किया गया। ये इंग्लिश में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेयो के विषय में ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। मेयो के विषय में भी एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको दूर करना चाहूंगा। अगर भारत में प्रथम जनगणना किसने कराया पूछे तो मेयो लगाइएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना, नियमित मतलब प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होगा, यह नियम किसने लगाया तो रिपन लगाइएगा। 1881 में उसने किया था और ये 1872 में इसने जो है जनगणना करा दिया, कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन जब 1872 में इन्होंने जनगणना कराया था मेयो ने, तो भारत के बुद्धिजीवियों ने, जो है साहित्यकारों ने, नागरिकों ने, वृद्धों ने, सभी लोग रिपन के पास गए, कहे कि इसके 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में शिक्षा खत्म हो गई है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। रिपन बहुत अच्छा था, याद रखिएगा, गोपाल गोखले ने कहा था। तो रिपन ने कहा अच्छा रुकिए, मैं काउंटिंग कराता हूँ, जनसंख्या कराता हूँ और एक नियम बना देता हूँ, हर 10 वर्ष में जनसंख्या जनगणना होगा, इसमें इन सब नई चीजों को निकाला जाएगा क्रम से और देखा जाएगा, उसी हिसाब से योजना बनाकर भारत की समस्या को दूर किया जाएगा। इसीलिए सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन को कहा जाता है। जो किसने कहा सबसे पहले? गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले कहा और लोगों ने भी कहा था, ये भी किताब में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या कंफ्यूजन दूर किया? मेयो के समय सबसे पहले भारत में जनगणना हुआ। और याद रखिएगा अभी जो जनगणना होगा, जो अभी 21 में होना था नहीं हुआ, तो वो 16वें क्रम का होना था, ठीक है। भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना 16वें क्रम का 2021 में क्रम था। कोविड के कारण या अन्य कारणों से अभी तक नहीं हुआ। मेयो के विषय में लोग बात करते हैं तो मेयो ने प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुआ। याद रहे नियमित जनगणना रिपन के काल में 1881 में हुआ था। मेयो कॉलेज इन्होंने खोल दिया था। अजमेर में मेयो कॉलेज खोला राजकुमारों को पढ़ने के लिए। इन्हीं के काल में मेयो कॉलेज खोला गया अजमेर में। जब ये अंडमान निकोबार में यात्रा में गए थे तो अंडमान निकोबार में एक अफगानी व्यक्ति ने इनकी चाकू मार के हत्या कर दी। तो पूछता है कभी कभी, वो ऐसे पूछता है किस गवर्नर जनरल का या किसका जो है अंडमान निकोबार में चाकू मारकर अफगानी ने हत्या कर दिया? तो मेयो का। पूछेगा किसकी समाधि जो है गाजीपुर में है? तो कार्नवालिस का। पूछेगा कौन जो है गवर्नर बंगाल में जाके आत्महत्या कर लिया? तो क्लाइव कर दिया। ये सब बातें आप जानिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लिटन के विषय में देखेंगे। लिटन, अब थोड़ा समझिएगा लिटन के विषय में भी। लिटन मतलब लिट्टी चोखा समझ ही रहे होंगे। ये लिटन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला नियम लगा दिया। कहा कि किसी को कुछ भी छापना हो प्रेस में, पेपर में छापना हो तो ले आओ, दिखाओ और हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा, साइन करेंगे, तब छापना है, नहीं तो नहीं छापना है। तो लिटन ने क्या किया? लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंह बंद करने वाला नियम लगा दिया। कब? 1878 में, इन्हीं के कार्यकाल में। लेकिन यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंह बंद करने वाला नियम आगे जब रिपन आएगा तो इसको बंद कर देगा। जैसे इसके पिछले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रेस पे प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर वेल्जली था, उसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बाद में फिर मेटकाफ जब आता है, वही मेटकाफ जो कागज का नोट चला दिया, तो जब मेटकाफ आता है तो उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उसको जो है प्रतिबंध को हटा दिया। लेकिन ये यहाँ प्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है चालू कर दिया लिटन, और जो है आगे चल के रिपन ने समाप्त कर दिया, ठीक है। जो भी परीक्षा के व्यूज से जैसे पॉइंट होते हैं मैं पूरा सालवर्ड की एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ, और दशकों का पढ़ाने का अनुभव है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब
शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ऐसी वीडियो निःशुल्क आपको यूट्यूब में मैं लेकर सब आ रहा हूं। और हमारा टेस्ट पोर्टल भी है, आप चाहे तो ले सकते हैं। मात्र 499 रुपए का है, समझ लीजिए, और 1 साल के लिए है। 499 में 1 साल के लिए आपको इसकी वैलिडिटी रहेगी। और पर डे सबसे बड़ी सी खासियत क्या है, रोज रात को 9 बजे, रोज रात को 9 बजे 9 से 12 के बीच में आपको एक टेस्ट मिलेगा। 30 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरे जीएस का कवर होते हुए इसी बहाने आपको 1 साल तक इसको अच्छा मौका मिल जाएगा। अभी रेट कम है, आगे इसका रेट बढ़ जाएगा। यह टेस्ट पेपर आपके एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी पेपर के लिए, जीडीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक काम आएगा, इसलिए यह टेस्ट आपको ले लेना चाहिए। मेरे द्वारा लिखी अभी तक तो 6 पुस्तकें हैं, लेकिन 2 पुस्तकें मैं इसमें बताऊंगा। यह पुस्तक चाहे तो ले सकते हैं। ये जीएस का पुस्तक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन लाइन बाय लाइन किया गया है। 1 लाइन में अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो सिलेबस के अनुसार और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। और 50 चैप्टर जो है जीएस के अनुसार बनाए गए हैं। हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आप पुस्तक लेने के लिए हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com पे जा सकते हैं, examsiddhi.com ले सकते हैं, या आप इसे जो है अमेजन से भी ले सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और निःशुल्क टेस्ट होता है टेलीग्राम में, इसमें आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी लिंक, वीडियो, समाचार इसमें आपको निःशुल्क ही दे दिए जाते हैं। आइए क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। क्लास के विषय में बताएंगे आपको आगे कि लिटन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिटन के बाद जो है, लिटन में दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। याद रखिएगा, जो है 3 बार जो है ये जो है दिल्ली दरबार लगाया गया। 1877 में, 1904 में और 1911 में चलाया गया, ठीक है। आगे तीनों के विषय में बताएंगे, बस याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है प्रथम दिल्ली दरबार कब लगाया गया, तो 1877 में लगाया गया। उसमें कैसरे हिंद की उपाधि किसे दिया गया, तो महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे लिटन ने क्या किया, जैसे उस समय जंगली क्षेत्र बहुत ज्यादा था, तो जंगली क्षेत्र था, तो जंगलों से रात को या कभी कभी दिन में खतरनाक जानवर जो है ग्रामीण क्षेत्र में चले आते थे। तब क्या हुआ कि लोग हथियार रखने लगे, भाला, तलवार, चाकू सब रखने लगे, और जब जानवर आते थे तो उनको मारने लगते थे सब। इसी आड़ में कई गांव वाले, कई ग्रुप इकट्ठा हो गया और बहुत ज्यादा हथियार रखने लगे। तो लिटन को लगा कि लग रहा है कि हथियार ये रख के कहीं विस्तृत सेना बना के हमला न कर दे 1857 की तरह, तो उसने एक्ट लगा दिया, आर्म्स एक्ट। यानी आपको आवश्यकता से अधिक हथियार रखना है तो आपको लाइसेंस बनवाना होगा। ये पूछता है भारत में सबसे पहले, याद रखिएगा, किसने इंडियन आर्म्स एक्ट लगा दिया, लिटन ने। यही चल के आज भी रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल जो भी किसी को रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लिटन का ही एक्ट है जो आगे चल के हम लोग इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रिपन, इनका सन भी याद करना पड़ेगा, 1880 से 1884 में। देखिएगा सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया है। यहाँ थोड़ा इसको देख लीजिएगा, किसी अन्य पुस्तक में और लोग का भी नाम आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम इन्हीं के कार्यकाल में 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था। डिटेल आपको कैरिन के समय, मेयो के समय समझाए थे। लिटन द्वारा लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला नियम, रिपन के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये भी लिटन के क्लास में आपको बताए थे। इल्बर्ट बिल विवाद, रिपन के समय 1881 में कारखाना अधिनियम आया। इन दोनों पॉइंट को समझ लीजिए। पहले क्या होता था कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को या किसी दोषी व्यक्ति को पकड़ के ले आते थे कोर्ट में। उस कोर्ट में जो है वकील उनका जिरह करता था और उन्हीं का जज उसको सजा दे देता था, जो चाहे हो जाता था। तो इल्बर्ट ने कहा यह गलत है। अगर किसी व्यक्ति को ले आते हैं तो कुछ कारण हो सकता है जो दोष किया हो, तो अगर वो किसी को पकड़ के ले आते हैं तो जिरह उसके तरफ से भी वकील करना चाहिए। यदि उसके तरफ से या उसकी क्षमता नहीं है कि वकील रखने का या जिरह कराने का, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उस दोषी के तरफ से एक वकील मुहैया कराया जाए, जो आज का नियम भी है। और सरकार के वकील दोनों जब जिरह करेंगे जो है जज के सामने, जज जो फैसला देगा वह मान और वो सही है। तो ये विवाद, ये जो है ये नियम आज भी है। कोई अपराधी अगर जाए, कह दे मैं गरीब हूं, मैं वकील करने का पैसा नहीं है, तो सरकार इसको वकील जो है मुहैया कराती है, याद रखिएगा। तो इल्बर्ट विवाद उस समय आया। और ये कारखाना अधिनियम क्या, उसने कह दिया कि कारखाना में 14 साल के बच्चों के नीचे को, 11 साल के बच्चों के नीचे को काम पे नहीं रखना है।
ठीक है, उसमें कमी रखा गया था। उसके बाद बच्चों को काम पे रखना, 11 साल बच्चों रखा गया था। तो ये कारखाना अधिनियम आज भी लागू है। तो किसके समय आया था? ये रिपन के समय आया था। कारखाना खोलने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे, वो भी उसके समय स्टार्ट कर दिए गए थे। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत व्यवस्था, नगर पालिका के जनक रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। सेंसेक्स या शेयर बाजार प्रथम बार रिपन के समय प्रस्तावित हुआ था। स्कूल शिक्षा हेतु 1882 में हंटर आयोग आया था। भारतीय शिक्षा आयोग रिपन के काल में, जब रिपन के पास ये कंप्लेन लेकर गए थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, तो उसने नियमित जनगणना के साथ साथ एक आयोग का भी गठन किया था, जिसे हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, जो 1882 में आया था। यहाँ एक हिडन प्रश्न है, जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, उस समय उसकी जांच के लिए भी हंटर आयोग आया था। यानी हंटर आयोग 2 बार आया था, 1882 में और 1919 में आया था जालियांवाला बाग के कांड की जांच के लिए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। ये 19 जो है इंग्लिश मीडियम है, देख लीजिएगा। उसके बाद कर्जन के विषय में पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के समय हुआ था, याद रखिएगा। कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को, कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, बंग भंग कर दिया, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन या बंग भंग कर दिया। वो देखा कि भारत की एकता बहुत मजबूत हो रही है, हिंदू मुस्लिम अन्य जातियां धर्म के लोग भी बहुत मजबूती से बन रहे हैं। तो देखा कि मुस्लिम जाति सबसे अधिक पूरब पट्टी पे है, हिंदू कम है, तो कहा यहीं से बांट दो, यहीं से अलग कर दो, मुस्लिम इधर रहेंगे, हिंदू इधर रहेंगे। तो क्या हुआ? वही बंग भंग कहलाता है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा जो है 1905 को। इस कर्जन ने क्या किया था? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था। लेकिन रेलवे कौन चलाया था? डलहौजी चलाया था। देखिएगा, डलहौजी चला रहा है रेलवे, लेकिन रेल बोर्ड कौन किया? कर्जन। पुलिस आयोग का गठन कर्जन किया, लेकिन पुलिस की स्थापना कौन करता है? कार्नवालिस। देखिए कितना चालू था ये। अकाल आयोग करता है कर्जन। लेकिन भारत में इस स्वभाविता हो, भेदभाव न हो, ये याद रखिएगा, विलियम बेंटिंक के समय ये नियम आया था। सिंचाई विभाग की स्थापना करता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करता है, गठन जो है कर्जन के समय हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कर्जन के समय लाया गया। अब हार्डिंग नीति के विषय में याद रखिएगा, हार्डिंग नीति है, हार्डिंग भी बीच में आए थे। बीच में गवर्नर जनरल कई लोग को छोड़ दिया गया, एग्जाम में नहीं पूछता है, कुछ वन लाइनर में पूछता है, तो लास्ट में मैंने उसको जोड़ दिया है। जैसे पूछेगा कि जालियांवाला बाग कांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? लिथगो थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे। ये सब एक लाइन में कर दिए हैं, लास्ट वाले पेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा हार्डिंग नीति के बारे में। ये कब आते हैं? 1910 से 1916 के बीच में आते हैं। दूसरा दिल्ली दरबार याद रखिएगा 1911 में। दूसरा दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम, राजकुमारी मैरी के स्वागत में लगाया गया। बंगाल का विभाजन या बंग भंग इसने खत्म कर दिया। हार्डिंग जो कर्जन ने लगाया था बंगाल विभाजन का रद्द करो, उसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की घोषणा 1911 में हो गई। यहाँ हिडन प्रश्न है, समझना पड़ेगा। हार्डिंग नीति ने कहा कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, कलकत्ता से दिल्ली रहेगी, ये घोषणा कर दिया। यानी घोषणा पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछा भी हुआ है, तो 1911 लगाइएगा। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई 1912 में। ये पॉइंट बार बार पूछा हुआ है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई 1912 में। घोषणा कब हुआ? 1911 में। किसके समय? हार्डिंग नीति के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि याद रहे 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हो गई। हार्डिंग के ऊपर याद रखिएगा 1912 में चांदनी चौक में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। और ये बच गया संजोग से, और जो फेंका हुआ विदेश भाग गया। इसका डिटेल आगे बताएंगे। हार्डिंग नीति के कार्यकाल में ही 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 अगस्त 1914 को हार्डिंग नीति के काल में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत इन्हीं के काल में, हार्डिंग के काल में ही लौटे थे। अब आपको यहाँ एक पॉइंट बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध होता है 4 अगस्त 1914 को।
अब जो अंग्रेज रहते हैं, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, भारत के जितने नेता रहते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग गांव-गांव जाइए और जवानों को प्रथम विश्व युद्ध में हमारे तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित करिए और जहाज में बैठा के हम उनको भेज देते हैं। इसके एवज में हम क्या करेंगे कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम लोग आपका भारत आपको सौंप के चले जाएंगे। इस काम को महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कई लोग जो है गांव-गांव जाके, क्षेत्रों में जाके, जिलों में जाके नौजवानों को तैयार करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के साथ इन लोग को भी भेज देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो याद रखिएगा अंग्रेज मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं तो क्या होता है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं कि हम लोग सहयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन असहयोग आंदोलन बीच में ही तोड़ना पड़ता है क्योंकि जो है चौरी चौरा कांड हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा इन सब घटनाओं का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब हर 10 साल पे जनगणना होना था तो 1881 से जनगणना जो शुरू हुआ था, तो वो जनगणना जब 1921 में होता है तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जा रही है। तो वही एग्जाम में पूछा जाता है, किस वर्ष जनगणना जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गया, तो जिसे महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो वह वर्ष है 1921। लेकिन इसी से मिलता जुलता इसका एक भाई वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछता है किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी, तो 1951 में कम थी, माइनस में नहीं आई थी, सबसे कम थी 1951 की जनसंख्या और माइनस हो गया था याद रखिएगा 1921 की जनसंख्या। लेकिन 2011 में भी एक जिला है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था और वो प्रदेश है याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड में -0.047% जनसंख्या बढ़ने के बजाय 2011 में घट गया था। ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इरविन को देखते हैं। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा कौन थे, इरविन थे। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, साइमन कमीशन भारत में आगमन 1928 में आता है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यहाँ भी एक हिडन प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ, तो 1927 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। साइमन कमीशन के विरोध होने का कारण क्या था, इसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि अगर आप साइमन कमीशन का स्थापना किए हैं तो कम से कम आप जो है एक भारतीय को भी रखिए, 2-4 भारतीयों को भी रखिए। इस कारण से विरोध हो रहा था। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है यहाँ देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा इरविन के समय आया। शारदा विधेयक अधिनियम 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शारदा विधेयक अधिनियम 1929 में आया। इस अधिनियम को बाल विवाह निरोध के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में शादी की उम्र लड़कियों की 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा माउंटबेटन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन थे। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। और अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जो आपको एक लाइन में हम बता देना चाहेंगे, और मैं आपको पुस्तक दिखाना चाहता था लेकिन मैं भूल गया था। आप चाहें तो इस पुस्तक को ये मंगा सकते हैं और हमारे examcity.com को 1 लाइनर फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, और इसको पढ़ के आप मेरी क्लास को देखेंगे तो और ठीक से आपको समझ में आएगा। ये 50 चैप्टर वाइज ये जो है बुक है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है इसमें, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जो है भारत की गवर्नर जनरल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल यानी 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। रटे रहिएगा, एग्जाम में आता है, इसी में से सीधे आ जाता है, भी आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल डफरिन थे। स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को याद रखिएगा स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले प्रथम भारत के गवर्नर जनरल इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत की गवर्नर जनरल याद रखिएगा लिथगो थे। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट था। और ब्रिटेन के प्रमुख प्रधानमंत्री किस घटना के समय, किस जो देखिएगा यहाँ
आजादी से पहले राष्ट्रपति को तो गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाता था, लेकिन जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो गवर्न होते थे। कहां से? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से सीधे गवर्न होते थे, याद रखिएगा। वहां से जो आदेश आता था वो इन लोग को मानना पड़ता था। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि इस घटना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। ज्यादा नहीं, बस 4 याद रख लीजिएगा। देखिएगा ऐसे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्ट्रॉन थे, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर मैकडोनाल्ड थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। और भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट क्लास आज आपको जल्द ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उसी के अनुसार क्लास को हम बनाएं। और जो है आपको जो है वो लगे। किसी तरह की इंक्वायरी हो तो ये नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।